थैंक यू पोजी। स्टूडेंट दिस अनदर केस ऑफ ब्लॉक्स मोशन ऑन टू इंक्लाइन प्लेन। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है इसमें हम बात करते हैं फोर्सेस की और गिवन सिस्टम की कंडीशंस के साथ हम ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। वेयरएज अगर कहीं पे टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी इन चीज़ों का जिक्र आता है तो आपको हमेशा अपने काइनेमेटिक्स के केस यानी मोशन इन 1D और 2D की स्पीड इक्वेशंस को यूज करके क्वेश्चन को हैंडल करना होगा। हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन व्हिच इज अ मिक्स कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन बोथ काइनेमेटिक्स एज वेल एज एनएलएम। इट सेज टू इंक्लाइन प्लेन्स आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर and it says a block is projected from point A of inclined plane AB along its surface with a velocity just sufficient to carry to the top of B। मतलब ये ब्लॉक जब यहाँ पहुँचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। जस्ट ये सफिशिएंट है कि इसको टॉप तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पे स्पीड इसकी मान लेते हैं इट विल बी V1 और U1। और जब ये इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा होगा वी नो वेल इसका जो एक्सेलरेशन होता है A1 दिस वी राइट एज G sin थीटा। So minus G sin theta it will be written as minus 10 or sin 45 is by root 2 meter per second square. This is the retardation it will be suffering. तो ये टॉप तक पहुंच जाएगा। फिर it says after reaching the point B the block slides down on inclined plane BC and time it takes to reach to point C from point A total time calculate करना है। तब ये इसकी जर्नी 1 है, फिर ये जर्नी 2 शुरू होगी। तो इस वक्त ये कह सकते हैं इसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी एंड देन इट फाइनली स्लाइड्स डाउन टू पॉइंट C। तो अगर जर्नी 1 की बात करें तो जर्नी 1 में इनिशियल स्पीड पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए जो इजीली निकाला जा सकता है। दिस डिस्टेंस इज 10 तो दिस विल बी 10 रूट 2, दिस 10 तो दिस विल बी 10 अपॉन साइन 30, दिस 20 मीटर। तो इंक्लाइंस की लेंथ हमारे पास है। सो हियर यू कैन सिंपली राइट फाइनल स्पीड अगर 0 है तो यू कैन राइट 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस और प्लस 2as। हियर 0 इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस 10 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई s is 10 root 2. So here 10 root 2 gets cancelled out. This giving me the value of u1 square is equals to 200. So u1 is equals to 10 root 2 meter per second. This is the speed I am getting with which it is projected. तो अगर यहाँ पे आप टाइम कैलकुलेट करें तो फाइनल स्पीड 0 है तो v equals to u plus 81. So the 0 is equals to 10 root 2 minus 10 by root 2 into t1. सो वैल्यू ऑफ t1 वी आर गेटिंग इज 2 सेकेंड, यानी A से B तक जाने का टाइम हमारे पास निकल गया 2 सेकेंड। इफ वी टॉक अबाउट जर्नी 2 तो सेकेंड जर्नी में इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन विल बी G sin 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस चलना है 20 मीटर तो टाइम वी नीड टू कैलकुलेट। तो S विल राइट एज ut2 प्लस हाफ at2 स्क्वायर। So this 20 is equals to u0 है, this term gets cancelled out, this half multiplied by 5 multiplied by t2 square. So value of t2 square we are getting is 8 and this gives the value of t2 is equals to 2 root 2 seconds. So total time we are getting is 2 plus 2 root 2 second time from, this time is from B to C. So time from A to C is equals to 2 plus 2 root 2 second. That's the result to this problem. So आप देखें क्वेश्चन बहुत इजीली हैंडल हो रहा है बट पर्पस ऑफ टेकिंग दिस केस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या किसी भी फोर्स से आप एक्सेलरेशन एनालाइज कर लेंगे एंड देन यू विल बी यूजिंग स्पीड इक्वेशंस टू रिलेट स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इन सब चीज़ों के लिए। हाउएवर यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ज़्यादा काम नहीं है, दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ काइनेमेटिक्स। बट यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी हो सकती थी, पुली ब्लॉक सिस्टम भी हो सकता था, उन सब केसेस में भी आपके कहीं ना कहीं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को रिलेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। So there's a curve based question including the concept of force as rate of change of momentum. If we have a look over here, it says the figure represents a momentum time curve for a particle moving in a x-axis under the influence of the force. We need to identify the regions on the graph where the magnitude of force is maximum and minimum if t3 minus t2 is less than t1. Okay, so यहाँ पे t3 minus t2 का ड्यूरेशन is t1 से कम दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। So in this case अगर हम बात करें तो we know very well the value of force acting on a particle we write as rate of change of momentum. So PT ग्राफ की जो स्लोप होगी, this is the slope of मोमेंटम टाइम कर्व। आपको सिर्फ इतना सा देखना है किस जगह पे स्लोप मैक्सिमम या मिनिमम है। स्लोप मैक्सिमम साफ दिख रहा है यहाँ पे C पे है क्योंकि whatever is this distance, if this angle is theta, you can write the value of force is equals to tan theta in the region C and tan theta will be equals to ये अगर वैल्यू P नॉट है
So this can be written as P naught divided by T3 minus T2 and क्वेश्चन में खुद ही ये स्पेसिफाइड है T3 minus T2 is the least duration, तो this is maximum slope. तो अगर ये स्लोप मैक्सिमम है तो रीजन सी इज हैविंग द मैक्सिमम फोर्स। और अगर मिनिमम फोर्स देखें तो सर्टेनली ऑन स्केल हमको दिखाई दे रहा है दिस स्लोप, दिस एंगल थीटा 2, इफ दिस थीटा 1, तो दिस थीटा 2 इज लीस्ट एंगल कंपेयर टू ऑल द एंगल्स, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन से। तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दिस विल बी tan थीटा 2, जो भी वैल्यू होगा P नॉट दिस P नॉट डैश, सो वी कैन राइट इट एज P naught minus P naught dash divided by T2 minus T1. So this is the minimum slope of this curve. So option जो यहाँ B है या ये कहें कर्व का रीजन B है, this is representing the minimum force. एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ स्लोप नेगेटिव है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है. So both the forces in magnitude which are maximum and minimum they are acting in opposite direction on this particle. So आप ग्राफ से डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिपेंडिंग ऑन द स्लोप साइन कि वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो थोड़ा सा आप केयरफुल रहेंगे तो पीटी ग्राफ से डायरेक्टली हमारे पास रिलेशन यही निकलता है कि स्लोप गिव्स अस द फोर्स एक्टिंग. Thank you, Poji. This is another case in which the concept of pseudo force is extremely helpful. Let me explain this. बिना pseudo force के भी आप हर क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने theoretical base में कवर किया था. Just have a look on this case, which is a sliding block on a wedge, and here wedge is not fixed; it is also moving. It says a block of mass and slides on a wooden wedge, which in turn slides backward on the horizontal surface, and the acceleration of block with respect to wedge we need to calculate. So यहाँ पे अगर हम carefully देखें तो situation is like this कि हमारे पास ये एक wedge है जिसका मास m है और इसके ऊपर एक small m मास का ब्लॉक स्लाइड कर रहा है. पहले भी मैंने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वीडियोस में बताया, आपको पीजी बुक्स में एक्सप्लेन किया. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कैपिटल M मास की वेज लेफ्ट में जा रही है विद एक्सेलरेशन E1, तो जो स्मॉल m मास है वो स्लाइड डाउन करेगा विद एक्सेलरेशन E2, एंड E2 हमेशा हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेज. इसको हमेशा वेज के रिस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है. नाउ इन दिस सिचुएशन अगर इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 है, यहाँ पे N2 है, and in this case capital M के free body diagram में will take downward force as mg, upward is N2, and here the only force acting on it is N1 जिसकी वजह से ये चलेगा. Now in this case if we draw this angle, this is 30 degree, so here also it is 30 degree and it is going leftward with acceleration E1. Small m का अगर आप free body diagram बनाते हैं तो small mg in downward direction, here it is N1, और क्योंकि capital M लेफ्ट में जा रहा है E1 से, आप इसके ऊपर एक pseudo force लगा दीजिए ma1 which acts in opposite direction to the acceleration of frame in which the body is moving. Now the advantage of pseudo force is your equations are generated in such a way कि वो quickly solve होती है. इसके अलावा pseudo force का कोई advantage नहीं है. यहाँ पे A2 से चल रहा है और E2 will be taken with respect to wedge because we have considered a pseudo force. Now अगर आप यहाँ पे equation of motion analyze करते हैं, see what values we are getting for this bigger block. It will be N1 sin 30 degree is equals to capital M E1. The value of capital M is given to us as 16 kilograms. So this 16 multiplied by E1, and the sin 30 is 1 by 2. So this gives N1 is equals to 32 E1. This is our first equation. For motion of the smaller block in normal direction, it is in equilibrium, and here this angle is theta. This theta is given to us as 30 degree. Here also this theta. So for a smaller block, we can write the value of N1 is equals to mg cos theta. So small m is 8 kg, it is 8g cos 30 degree. In this situation will be root 3 by 2 minus m a1 sin theta. So this 8 a1 sin 30 degree is 1 by 2. So here the value of N1 we are getting is equals to 8g root 3 by 2 minus 4a1. Here also this can be cancelled, this 4. Now अगर हम a1 की वैल्यू डाल देते हैं, n1 की वैल्यू 32a1 यहाँ डालते हैं, this 32a1 plus 4a1 is equals to 4 root 3g. You can see the value of a1 we are getting, it will be 4 root 3g divided by 36. So this is root 3g by 9 or g by 3 root 3, that the value we are getting for a1. a1 is the acceleration of bigger block.
और स्मॉलर ब्लॉक के लिए अगर इसकी इक्वेशन लिखते हैं, दिस आर सेकंड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन, अलोंग द इंक्लाइन इफ वी राइट, तो यू सी अलोंग द इंक्लाइन our equation is m(a1 cos 30 degree plus mg sin 30 degree is equals to m(a2). We just need to substitute the values. M gets cancelled out. The value of a1 is g by 3 root 3. Cos 30 degree here is root 3 by 2 plus g by 2 is equals to value of a1 we are getting. The value of a1 we are getting is root 3 gets cancelled out, this g by 2 multiplied by 1 plus 1 by 3, which is 4 by 3. So this g by 2 into 4 by 3 comes out to be 2g by 3. So you can see the value we are getting for acceleration of blocks sliding over the wedges, 2g by 3, which is asked in this question. So अब थोड़ा सा केयरफुली अगर इक्वेशंस को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी इक्वेशंस बहुत कंफर्टेबली सॉल्व होती है, बट यू नीड टू कीप पेशेंस इन सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग दीज इक्वेशंस. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है एंड इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर द ओवरऑल एनालिसिस. इस चीज को ध्यान रखिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट, दिस अनदर केस ऑफ अ चेन हैंगिंग ऑन अ पुली. और चेन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ अगर लॉन्ग लेंथ ऑफ चेन है और एक तरफ शॉर्ट लेंथ है तो ये हैवी पार्ट नीचे गिरेगा और इसका मास बढ़ता जाएगा, इसका मास कम होता जाएगा. दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ चेन भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा. दिस इज नॉट द केस ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस एंड विल डिस्कस अपॉन. इट सेज अ यूनिफॉर्म मेटल चेन ऑफ मास m and length l passes over a massless and frictionless pulley. It is released from rest with a part of its length L is hanging on one side and rest of its length L minus L is hanging on the other side. It says at a certain point of time when length on one side is L by x, then the acceleration of chain is g by 2. तो value of x we need to calculate. तो यहाँ हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. For this pulley, लेफ्ट पार्ट का मास होगा, टोटल मास अगर m है और लेंथ L है तो इट्स मास इज m by L into small l. और राइट पार्ट का मास होगा हमारे पास दिस m by L into L minus small l. So in this case, this will be accelerating. This will also be going up with the same acceleration. तो यहाँ पे इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं डायरेक्ट एटवुड मशीन की तरह. Acceleration of chain A can be written as m2 minus m1 upon m1 plus m2 times g. Now in this situation अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो acceleration is g by 2, for which we can write this m2 minus m1, this m by l times l minus l minus m by l times l divided by total mass multiplied by g. So this m gets cancelled out, g also gets cancelled out. This gives us l by 2 is equals to l minus 2l, or I can write it 2l is equals to l by 2 or l is equals to l by 4 if we equate it to l by x. So in this situation we are getting the value of x is equals to 4. So question तो directly solve हो गया, integer based question था, answer also we have obtained. But how we are getting it, this is more important. Why we have applied Atwood's machine case? क्योंकि अगर दोनों तरफ दो masses होते तो instantaneous acceleration वही होता जो Atwood machine का है, लेकिन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज चेंजिंग. और ये एक इंस्टेंट पे ही g by 2 दिया हुआ है तो हम एक इंस्टेंट पे ही सॉल्व कर रहे हैं पूरा का पूरा केस. दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट इज एप्लीकेबल. सो बी केयरफुल अपॉन ऑल सच केसेस, दैट विल बी हेल्पिंग यू इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस. और इसी तरह के केस में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू t टाइम बाद क्या चेंज हो जाएगी वो भी पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे एक तरफ डिस्टेंस x लेके करेंगे तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा, और फिर एक्सेलरेशन को v dv by dx लिख के आपको इंटीग्रेट करना होगा. तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशंस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो देयर आर वैरायटी ऑफ केसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस. सो आई एम नॉट फर्दर हैंडलिंग दिस, बट हाँ एडवांस इलस्ट्रेशन अगर आप हमारी सीरीज फॉलो करेंगे या फिजिक्स गैलेक्सी बुक में देखेंगे तो इसके और एडवांस केसेस आपको मिल जाएंगे. सो लेट अस मूव ऑन फॉर अपकमिंग केसेस. यहाँ पे इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं और आगे बढ़ते हैं.